नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से जीके विद प्रदीप के दर में आपका स्वागत है। और आज हम पार्ट 4 में राणा हमीर सिसोदिया से शुरू करेंगे। 1326 से 1364 तक इनका शासनकाल रहता है। और जहाँ तक हमने जो पार्ट नंबर 3 थे वहाँ तक हमने राणा रतन सिंह तक पढ़ लिया था। रतन सिंह तक 1301 से लेकर सिर्फ 1303 तक इनका कार्यकाल रहता है। जो हमने पिछले तीसरे वीडियो में हमने रतन सिंह तक पूर्णतः हमने बात कर ली थी। इसके बाद में थोड़ा सा हम अगर रिवीजन करें तो हम कर सकते हैं। रिवीजन में देखिए, मेवाड़ की कुल राजधानी 9 रही थी अब तक 9 रही है। और इन 9 में हम देखें तो पहली जो राजधानी थी वो नागदा रही थी। काल भोज बप्पा राव ने अपने शासनकाल में नागदा को बसाया था। इसके बाद में आहड़ वो अल्लट के द्वारा। और इसके बाद में चित्तौड़गढ़ जो रावल जत्तर सिंह ने तीसरी राजधानी बनाई थी। इसके बाद में उदयपुर और गोगुंदा, ये दो जो राजधानियाँ ये महाराणा उदय सिंह ने अपने शासनकाल में क्या की थी, बनाई थी, अपने शासनकाल में बनाई थी। इसके बाद में जो कुंभलगढ़ है और चावंड है, ये दोनों की दोनों राजधानी महाराणा प्रताप के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है। इसके बाद में चित्तौड़गढ़ महाराणा अमर सिंह के द्वारा, उदयपुर महाराणा भीम सिंह के द्वारा। ये 9 राजधानियां हैं जो अब तक मेवाड़ की बनी है ये अब तक। ठीक है। इसके बाद में जो आपको मतलब जिस राजा के सन याद रखने हैं आपको अभी तक रतन सिंह तक, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको गोहिल का सर्वप्रथम याद रखना ही है अपने को, क्योंकि मेवाड़ राजवंश का ये क्या माना जाता है, मेवाड़ राजवंश का ये मूल पुरुष माना जाता है। ठीक है, मेवाड़ राजवंश का मूल पुरुष माना जाता है। इसके बाद में बप्पा रावल है, वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये मैन जो 734 है 753 तक माना जाता है। ठीक है। इसके बाद में अल्लट है जो 951 में जिन्होंने नौकरशाही की स्थापना की थी, ये हमें थोड़ा सा याद रखना होगा। इसके बाद में रण सिंह हमें इम्पोर्टेंट है जो याद रखना है अभी, क्योंकि रण सिंह एकमात्र ऐसे इंसान थे जहाँ से 2 शाखाएं प्रारंभ होती है, एक तो रावल शाखा और एक राहब। रण सिंह से 1158 ईस्वी। इसके बाद में श्याम सिंह से रावल शाखा स्टार्ट हुई थी और यहाँ से राहब से सिसोदिया शाखा स्टार्ट हुई थी। जो कि सिसोदिया जो वंश था वो स्टार्ट होता है इनके टाइम से, राहब से। तो लगभग राजसमंद में सिसोदा गांव में राणा शाखा की नींव रखेगा। और भविष्य में आने वाले शासक जो सिसोदिया कहलाएंगे, लगभग 1326 से लेकर, जो सिसोदा है वो बता रहा हूँ मैं आपको, 1326 से लेकर 1947 तक सिसोदा ही होंगे। इसके बाद में देखिए रावल जत्तर सिंह 1213 से 1253 तक। याद रखने योग्य जो राजा हैं जिनके सन हमें याद रखने हैं वो मैं बता रहा हूँ। रावल तेज सिंह है, इनका हमें एक चीज़ याद रखनी है जो इम्पोर्टेंट है, कि जो इनका जो शासनकाल है वो 1253 से 1273 तक माना जाता है। 1253 से 1273 तक। ठीक है। लेकिन एक एग्ज़ाम ऐसा था जैसे रीट था, उसके अंदर क्या है कि 1267 से सही माना गया था, इनका शासनकाल स्टार्ट माना गया था। तो इसमें हम दोनों चीज़ हमें याद रखनी है। 1253 से 1273 के बीच में ही 1267 आता है, तो हम इस चीज़ को याद रख सकते हैं आसानी से। इसके बाद में
इन्होंने जो एक बहुत मतलब लंबी जो उपाधि नाम से जीती जो थी वो इन्होंने प्राप्त की थी बिसल देव को हराकर। उमापतिवार लब्ध प्रौढ़ प्रताप नाम से उपाधि इन्होंने प्राप्त की थी। इसके बाद में 1260 में आहाड़ में ही कमल चंद्र जो लेखक थे उन्होंने श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का क्या किया था, निर्माण किया था। ये बहुत सबसे इम्पोर्टेंट है जो हमें याद रखना है। इसके बाद में हमने देखा था कि रावल रतन सिंह जो लास्ट थे इनके समय ही प्रथम शाखा होता है 1302 से 1303 के मध्य। तो ये हमने लास्ट तक पढ़ लिया था। इसके बाद में सिसोदिया वंश चालू होता है और हम राणा सिसोदिया जो राणा हमीर है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज का चौथा वीडियो। सिसोदिया वंश। राणा हमीर। सिसोदा गांव राजसमंद में इनका जन्म हुआ था। 1326 से 1364 इनका जो कार्यकाल वो रहता है। मालदेव के उत्तराधिकारी बनवीर मतलब रणकपुर शिलालेख में बताया गया ये। और जैसा ये जो ओझा है जो है इतिहासकार उनके अनुसार इन दोनों को इन्होंने क्या किया था, राणा मीर ने परास्त किया था। जैसा को और बनवीर को इन्होंने क्या किया था, परास्त किया था। इसके बाद में हमीर जो है वो लक्ष्मण सिंह का पोता और अरि सिंह का पुत्र था। अरि सिंह ये कौन थे? ये महाराणा कुंभा को या जो थे महाराणा सांगा उनको क्या है कि एकजुट हुए थे राजा महाराजा जब बाबर को हराने के लिए। उनमें अरि सिंह थे। 5 जो पुत्र थे उनमें से एक अरि सिंह थे और अरि सिंह के पुत्र क्या है, हमीर थे। ये जो 5 पुत्र थे ये क्या गए थे उस युद्ध में मारे गए थे। उनके जो पुत्र हैं वो थे हमीर। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो है, प्रशस्ति में हमीर को विषम घाटी पंचानन की क्या मिली है, मतलब उपाधि मिली है। विषम घाटी मतलब विषम परिस्थिति में विकट जो परिस्थितियाँ होती हैं उनमें क्या करने वाला, सिंह के समान मतलब धैर्य न खोने वाला। और रसिक प्रिय में वीर राजा की जो क्या है उपाधि मिली है। वीर राजा की उपाधि मिली है, वीर राजा कहा गया है। ठीक है। इसके बाद में एक सिंगोली का युद्ध होता है राणा हमीर के समय। हमीर और मोहम्मद बिन तुगलक जो दिल्ली के सुल्तान थे, हमीर ने चित्तौड़गढ़ किले में अन्नपूर्णा मंदिर का भी निर्माण कराया। इसमें क्या है, हमीर क्या रहते हैं, विजित रहते हैं, हमीर जी जाते हैं। हमीर को मेवाड़ का क्या कहा जाता है, उदारक कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड कहते हैं इनके बारे में, एक तर्क है कर्नल जेम्स टोड का कि राणा हमीर अपने समय के एक महान हिंदू शासकों में से एक था, एक महान हिंदू शासक कहते हैं। और जो ये हमीर सिसोदिया के टाइम में क्या है कि कुंभा के द्वारा जो रचित थी कोमलगढ़ प्रशस्ति, विजय स्तंभ प्रशस्ति और रसिक प्रिया की जो टीका है, ये जो 3 थे इनमें क्या मेवाड़ का इतिहास मतलब लेखित किया गया था, मेवाड़ के इतिहास के बारे में बताया गया था। अब इसके बाद में थोड़ा हम छेतर सिंह के बारे में पढ़ लेते हैं। अब छेतर सिंह के बारे में यहाँ पर मैंने थोड़ा ही दर्शाया क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इनमें 1-2 चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बूंदी के नरेश हाड़ा लाल सिंह से लड़ाई होती है, दोनों मारे जाते हैं, एक दूसरे को मार देते हैं। इसमें मालवा के दिलावर खान को भी ये क्या करते हैं, परास्त करते हैं। अब इनके बारे में थोड़ी सी और जानकारी है जो आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। पहली तो ये, इन्होंने जब ये राजा थे तो इन्होंने अजमेर को क्या किया था, मेवाड़ में मिलाया था। अजमेर को जीता था इन्होंने, क्या किया था, अजमेर को क्या कर लिया था, जीत लिया था। ठीक है। इसके बाद में भीलवाड़ा को भी जीत लिया था इन्होंने, भीलवाड़ा को भी जीत लिया था। हड़ौती को जीता था, हड़ौती को भी जीत लिया था। 56 के मैदान को भी इन्होंने जीत लिया था, मेवाड़ में मिला दिया था। मालवा के दिलावर खां को मार दिया था, जिसमें मेवाड़ इतिहास में मेवाड़ और मालवा का संघर्ष क्या करता है, स्टार्ट हो जाता है।
इसके बाद में इन्होंने क्या किया था, जो 56 का मैदान जीता था उससे पहले जैसे हड़ौती को इन्होंने विजय किया था, तो वहाँ पर एकलिंग नाग प्रशस्ति में ये मतलब उल्लेखित हमें मिलता है कि इन्होंने हड़ौती को जीता था। मेवाड़ का अधिक विस्तार किया था और इनकी एकमात्र एक दासी थी जिसका नाम था खातिन। बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है ये आगे जाकर। इनके 2 पुत्र हुए थे, एक तो चाचा और एक मेरा। ये आगे जाकर बहुत कुछ मतलब करते हैं आगे जाके। मोगल के शासनकाल में, कुंभा के शासनकाल तक ये मतलब रहते हैं और इनको क्या है कि ये बहुत से चीज़ें ऐसे करते हैं जो आने वाले जितने भी शासन करने वाले जो राजा थे उनको बहुत बड़ी ये तकलीफ पहुंचाते हैं या फिर दर्द देते हैं। अब राणा लक्ष्य सिंह, जो राणा लाखा के नाम से जाना जाता है, इनका जो शासनकाल है वो हमें याद रखना है क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और 382 से 1421 इनके समय क्या हुआ कि जावर जो स्थान था मेवाड़ में, वहाँ पर चांदी की खान की खोज हुई थी, चांदी निकली थी वहाँ पे, ठीक है। लाखा के समय एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था। बंजारे का नाम था पिच्छू या छित्तर कहते हैं इसे। लाखा ने अपने शासनकाल में बूंदी को कभी जीत नहीं पाए थे। बूंदी को क्या नहीं कर पाए थे, कभी जीत नहीं पाए थे। इसलिए जीत नहीं पाए, इसलिए ये क्या हुआ कि इनके जो सरदार थे उन्होंने क्या किया, एक नकली एक किला बनाया उनके यहाँ और उस नकली किले में उन्होंने एक जैसे कुंभहाड़ा को एक सेनापति बनाया कि आपको इस नकली जो बूंदी का जो किला है उसकी क्या करनी है, आपको रक्षा करनी है। लेकिन जो राणा लाखा थे वो ये चाहते थे कि मैं बूंदी किले को जीतूं, लेकिन वो अपनी मतलब लाइफ में कभी भी बूंदी के किले को जीत नहीं पाए थे। तो उन्होंने उनके सरदारों ने क्या किया कि नकली ये बनाया और जो कुंभहाड़ा थे उनको एक सेनापति बनाया कि आपको इसकी रक्षा करनी है। और इन दोनों के बीच में ये नकली जो किला है उसको बचाने के चक्कर में भी इनके बीच में बहुत देर तक, बहुत समय तक युद्ध होता है। बहुत आसानी से जीतने नहीं देते ये लाखा जी को और कुंभहाड़ा ने आसानी से जीतने नहीं दिया और वो शहीद हो गए। कुंभहाड़ा इसमें मारे जाते हैं और इस प्रकार राणा लाखा क्या है कि वो किले को जीत लेते हैं। तो वो अपने मन में या फिर अपने जो मस्तिष्क है उसके अंदर ये मान लेते हैं कि मैंने बूंदी का जो किला है वो जीत लिया था। जोटिंग भट्ट और धन्यवेश्वर भट्ट दोनों संस्कृत विद्वान राणा लाखा के किले में रहते थे, ठीक है। ये याद रखना है हमें, जोटिंग भट्ट और धन्यवेश्वर भट्ट। इसके बाद में देखिए हम थोड़ा सा मैप के अनुसार हम पढ़ सकते हैं। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये मंडोर है जोधपुर, ठीक है। यहाँ राठौड़ थे चुंडा, जिनके जो 2 पुत्र थे राणा सॉरी माफ़ कीजिए, पुत्र एक पुत्री थी हंसाबाई और रणमल। अब क्या होता है कि मेवाड़ में लाखा थे और इनकी भी एक रानी थी जिसका ज्येष्ठ पुत्र था चुंडा। अब क्या होता है कि हंसाबाई के लिए जो एक रिश्ता आता है राणा लाखा के पास कि आप हंसाबाई का जो विवाह है वो चुंडा के साथ कर दीजिए। अब उस समय चुंडा यहाँ पर होते नहीं हैं और राणा लाखा ये समझते हैं कि ये रिश्ता उनके लिए आया है, तो वो ये रिश्ता, इसमें क्या होता है कि जब हंसाबाई क्या करते हैं कि राणा लाखा से विवाह कर लेती है, लेकिन राणा जो लाखा है उनसे विवाह करने के बाद हंसाबाई उनसे एक शर्त पर विवाह करती है कि उनसे जो पुत्र उत्पन्न होगा वही क्या करेगा, यहाँ का मेवाड़ का शासक बनेगा। तो ये जो शर्त है वो मान लेते हैं और जो ज्येष्ठ पुत्र जो चुंडा होते हैं वो क्या करते हैं, देखिए हम क्या करते हैं, हम आगे पढ़ते हैं। राणा लाखा जो है का विवाह हंसाबाई से हो जाता है रणमल की इस शर्त पर
कि हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र भविष्य में मेवाड़ का शासक बनेगा, जो क्या होता है, मोकल होता है। ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, राणा जो लाखा है, राणा लाखा के बड़े पुत्र चुंडा को स्वेच्छा से गद्दी का त्याग करना अतः मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। देखिए, जब ये जो स्थिति होती है विवाह की, तब राणा लाखा कहते हैं कि ठीक है, जो हंसाबाई से उत्पन्न जो पुत्र होगा वो बनेगा, लेकिन जो हंसाबाई है उनको विश्वास नहीं होता, उनको एक मतलब अंदर ये चीज़ खाए रखती है कि चुंडा क्या करेगा आने वाले टाइम में, मेरे पुत्र को मार देगा या फिर वो ही राजा बनेगा। तो क्या उनके बड़े पुत्र जो चुंडा होती हैं, उनको स्वेच्छा से वो क्या करते हैं, अपनी गद्दी का त्याग कर देते हैं कि मैं राजा नहीं बनूंगा आजीवन, मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं इस गद्दी पर नहीं बैठूंगा। और इसी कारण, इसी प्रतिज्ञा के कारण उन्हें भीष्म पितामह कहा जाता है। भीष्म पितामह के बारे में आपको पता ही होगा कि उनकी हस्तिनापुर के लिए ये प्रतिज्ञा होती है कि वो कभी गद्दी पर नहीं बैठेंगे और हमेशा उस गद्दी के लिए ही वफादार रहेंगे। अतः चुंडा अपने वंशजों को हरावल का सौभाग्य मिला। चुंडा और ये राणा लाखा है वो हमेशा कहते हैं कि जो मेवाड़ का जो शासक बनेगा उसके जो तलवार बंधाई होती है, जो राजा की तलवार बंधाई होती है, वो सिर्फ चुंडा के वंशज ही और चुंडा के वंशज ही केवल वो ही बांधेंगे। ये सौभाग्य चुंडा को मिलता है। सुलुम्बर नामक जो सबसे बड़ा ठिकाना होता है वह राणा लाखा के द्वारा क्या दिया जाता है, चुंडा को दिया जाता है। राणा का तिलक सुलुम्बर का रावत करता है, ये मैंने बता ही दिया। राणा की अनुपस्थिति में सुलुम्बर का रावत शासक ही शासन देखता है। ठीक है, रावत शाखा का शासन देखता है। ठीक है, इसके बाद में राणा मोकल का जन्म होता है, सवाई से उत्पन्न होते हैं ये। अब जैसे मैं आपको राणा मोकल के बारे में बताऊंगा, तो अधिक जानकारी जो होगी वो आपको PDF में उपलब्ध हो जाएगी और अलग से, तो आप ये लगातार यही पढ़ते रहें जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। 12 वर्ष की आयु में अतः चुंडा लाखा का ज्येष्ठ पुत्र जो होता है वो इसका संरक्षक बनता है। ठीक है। और लेकिन हंसाबाई चुंडा पर विश्वास नहीं करती, वो सर्वप्रथम पहले भी नहीं किया था, जब जन्म भी नहीं हुआ था तभी नहीं किया, तो अब क्या करेगी। अतः चुंडा मालवा चला जाता है कि मेरे पर कोई विश्वास तो करता नहीं है, तो इससे तो अच्छा है कि किसी के लिए मैं जानबूझकर खतरा बनने के बजाय मैं यहाँ से चला जाऊँ और मेवाड़ जाकर रहूँ। इसके बाद में क्या होता है, सारा जो शासन है वो जो रक्षक के रूप में हंसाबाई के भाई जो होते हैं, जो जोधपुर के, रणमल के हाथों में आ जाता है और वह पदों पर राठौड़ों की भर्ती करने ले जाता है। ठीक है, वो अपना शासन समझने लग जाता है कि अब मेरा शासन यहाँ मेवाड़ में आ चुका है। अब इसके बाद में क्या हुआ, 1428 में रामपुरा के युद्ध में राणा ने नागौर के फिरोज खान को परास्त कर दिया था। इनके लिए रणमल युद्ध करता है और इसी कारण क्या होता है, रणमल युद्ध करता है, तो ये कहता है रामपुरा के युद्ध में नागौर के फिरोज शाह को क्या करता है, परास्त कर देता है 1428 में। योगेश्वर व भट्ट विष्णु, ये इनके यहाँ क्या होते हैं, विद्वान होते हैं। मन्ना, फन्ना और बिसल क्या होते हैं, यहाँ के शिल्पी होते हैं। त्रिभुवन नारायण शिव मंदिर का जीर्णोद्धार करवा कर इसका नाम मोकल समिदेश्वर मंदिर रखा। स्टार्टिंग में मैंने शुरुआत के जो दूसरा वीडियो था शायद, उसके अंदर मैंने ये बताया था आपको कि शक्ति कुमार के टाइम में जो ये होता है राजा भोज, मूज वंशज, ये क्या करते हैं, ये यहाँ पर चित्तौड़गढ़ में शिव मंदिर का त्रिभुवन नारायण मंदिर निर्माण करवाते हैं। लेकिन इसी मंदिर का जीर्णोद्धार आगे चलकर क्या करते हैं, राणा लाखा का बेटा और महाराणा कुंभा का पिता मोकल करवाता है। यह यहाँ पर आ चुका है, जो मैंने पहले भी बताया था आपको। 1433 में गुजरात के अहमद शाह के आक्रमण से जब मोकल की सेना झीलवाड़ा में प्रभाव डाली हुई थी, तो राणा छतर सिंह की पासवान कर्मा खातिन के पुत्र चाचा और मेरा को मोकल की हत्या कर दी थी। मैंने बताया था कि छतर सिंह की जो एक दासी थी खातिन, उसके 2 पुत्र हुए थे, चाचा और मेरा। इन्होंने क्या किया था, मोकल की हत्या कर दी थी। मोकल की रानी कमलावती ने अहमद शाह के साथ युद्ध किया था
मोकल की मृत्यु के साथ ही कुंभा को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया था उस टाइम, कि सोचा कि चाचा और मेरा ने जैसे ही मोकल की हत्या की तो उनके द्वारा जो मोकल से उत्पन्न जो पुत्र था कुंभा, उसको उनके सरदारों ने क्या किया, सुरक्षित स्थान पर ले गए थे। ठीक है। अब जैसे राणा कुंभा का जैसे ही वो होता है, जन्म होता है, तब यहाँ पर थोड़ी बहुत ऐसे चर्चाएं चलने लग जाती हैं कि चाचा मेरा और जो विरोधी पक्षी होते हैं वो ऐसे सोचते हैं कि हम अगर कुंभा को यहीं मार दें तो इनका शासनकाल या तो रणमल के पास, ठीक है, या चाचा या मेरा के पास आ जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कुंभा को उनके सरदार क्या करते हैं, यहाँ से ले जाते हैं। तो उनके पिता है मोकल, माता होती है सौभाग्य देवी। रणमल इनका क्या करता है, संरक्षण बनता है कुंभा का। इस समय मेवाड़ में राठौड़ों का प्रभाव क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि रणमल क्या करता है, इनको क्या करता है, मतलब राठौड़ों को भर्ती करना शुरू कर देता है। राठौड़ों को क्या करता है, राठौड़ों को यहाँ पर जगह दे देता है, मंत्रियों की जगह, सरदारों की जगह राठौड़ों को भर्ती करने लग जाता है। राणा लाखा के जो 2 पुत्र होते हैं, चुंडा सिसोदिया और राघव देव में से रणमल क्या करता है, राघव देव को मरवा देता है, हत्या करवा देता है। और चुंडा सिसोदिया तो मालवा चला गया था, तो इससे तो कोई खतरा ही नहीं था, राघव देव से खतरा था। तो राघव देव को क्या करते हैं, मरवा देते हैं चुंडा सिसोदिया। इसके बाद में क्या होता है, कुंभा की जो दादी है अर्थात हंसाबाई, रणमल के व्यवहार को देखते हुए मालवा गए पुत्र चुंडा सिसोदिया को वापस बुलाती है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि ये मोकल को भी क्या करवाना चाहता है, मरवाना चाहता है। क्योंकि ये चाहता है कि रणमल खुद चाहता है कि उसका क्या हो जाए, शासन हो जाए, वो क्या बन जाए, राजा बन जाए। ठीक है। तो इस समय क्या होता है, एक बीच में एक युद्ध है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो मैं आपको बताना चाहूँगा, सारंगपुर का युद्ध। इसमें क्या होता है कि कुंभा और महमूद खिलजी है, उनके बीच में ये युद्ध होता है। और इसमें जो विजयी है वो राणा कुंभा होते हैं, और महमूद खिलजी मालवा का जो सुल्तान है वो क्या हार जाता है इसमें। और युद्ध होता क्यों है ये आप देख सकते हैं। महमूद खिलजी ने मोकल के हत्यारे चाचा और मेरा के पुत्रों एका और महपावार को शरण दी थी, इसलिए महमूद खिलजी के साथ कुंभा मोकल के बाद में जब राजा बनता है तब ये युद्ध होता है। ये पहले इसलिए बताया क्योंकि वीर विनोद के अनुसार कुंभा मालवा सुल्तान बंदी बनाकर ले आते हैं। शामल दास के द्वारा जो वीर विनोद है वो लिखा गया था। 1438 में रणमल की हत्या हो जाती है। उसकी जो प्रेमिका है भारमली के द्वारा सौभाग्यवती की जो दासी थी, और प्रेमिका भारमली के द्वारा, और रणमल की जो प्रेमिका थी उसके द्वारा रणमल की क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। ठीक है। अब क्या होता है कि कुंभा क्या करता है, चुंडा सिसोदिया को तो बुलवा ही लेते हैं। और इस समय क्या होता है कि यहाँ पर चाचा मेरा के पुत्र थे जो मोकल को मारते हैं, उनके जो पुत्र थे चाचा एका और महपावार को शरण दी थी, इसलिए महमूद खिलजी के साथ युद्ध होता है। इसके बाद में उस समय रणमल का जो पुत्र होता है जोधा, वो चित्तौड़ में था, वहाँ से भागकर क्या होता है, बीकानेर के काहुनी गांव में छिप जाता है। यहाँ पर कुंभा उसके पीछे बहुत से अपने घोड़ेदारों को लगाता है, लेकिन वो उनमें उसको ढूंढने में क्या करते हैं, असफल हो जाते हैं। चुंडा के जो कुंभा ने क्या किया था, मंडोर में मारवाड़ जोधपुर पर भी अधिकार कर लिया था। रणमल को तो मार ही दिया था, तो जो जोधपुर था और यहाँ पर मेवाड़ था, तो उसको क्या है, इस इतना पूरा जो था वो एरिया अब कुंभा के हाथों में था। हंसाबाई के प्रयासों से 1452 और 53 में कुंभा और जोधा क्या था, रणमल का पुत्र था, के बीच में आवल बावल की संधि होती है, जो जिससे जोधा को अपना राज्य है वो मिल जाता है। और यहाँ पर एक चीज़ है जो मैं आपको बताना भूल गया बीच में, चुंडा को प्रधान सेनापति बनाकर बैंकू की क्या कर देती है, जागीरदारी दे दी जाती है। अब देखिए थोड़ा सा समझने में आपको आसानी होगी,
एक थोड़ा सा मैप वाइज बनाया है मैंने। इसमें क्या होता है, जैसे रणमल है और इसकी बहन है हंसाबाई। अब रणमल का जो पुत्र होता है एक जोधा, ठीक है। अब हंसाबाई का पुत्र होता है मोकल, मोकल के बाद में कौन बनता है, कुंभा। अब कुंभा का एक पुत्र होता है रायमल, ठीक है। अब जोधा की एक पुत्री होती है श्रृंगार देवी, से क्या होता है, रायमल का विवाह करवा दिया जाता है हंसाबाई के द्वारा। और कुंभा इसमें हामी भरता है कि ठीक है कोई बात नहीं। इसके बाद में आवल बावल की जो संधि होती है उसके बाद में ये चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि श्रृंगार देवी क्या करती है, चित्तौड़ में घोसंडी की बावड़ी का निर्माण करवाती है, ठीक है। अब युद्ध भी बहुत होंगे तो आप युद्ध देखते रहिए। अब देखिए चंपानेर की एक संधि होती है, जैसे महमूद खिलजी सेकंड जो थे वो क्या है, कुंभा को हरा नहीं पाए थे। इसके बाद में क्या होता है कि मालवा और गुजरात के बीच में एक संधि होती है जिसे चंपानेर की संधि कहते हैं। एक सन है जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 1456 राणा कुंभा को पराजित करने के लिए गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन और मालवा के शासक सुल्तान महमूद खिलजी फर्स्ट के मध्य क्या होती है, संधि होती है कि हमें राणा कुंभा है उनको हराना है, ठीक है। फिर इन दोनों की संधि होने के बाद युद्ध होता है बदनौर का युद्ध। बदनौर के युद्ध में मालवा और गुजरात एक साथ मेवाड़ के कुंभा से लड़ते हैं, लेकिन मेवाड़ के कुंभा क्या हो जाते हैं, जीत जाते हैं। कुंभा दोनों को सम्मिलित सेना को भी पराजित कर देता है। इसके बाद में क्या होता है, कुंभा नागौर के शम्स खान को भी पराजित करते हैं। अपने 35 साल के कार्यकाल में शासन में एक भी युद्ध नहीं हारते हैं कुंभा। अब भारतीय वास्तुकला का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है, किसे कहा जाता है, कुंभा को कहा जाता है, ठीक है। अब हम उनकी संस्कृति, कला और संस्कृति में योगदान है वो पढ़ेंगे। कला और संस्कृति में योगदान, कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ कहते हैं इसे, इन्होंने बनवाया था। 1440 में और 48 में इसका निर्माण हुआ था। 9 मंजिल और 120 फीट ऊंचाई इसकी है। और इसके बाद में गोपीनाथ शर्मा जो इतिहासकार हैं वो इसकी जो ऊंचाई है वो 122 फीट बताते हैं। 30 फीट इनकी चौड़ाई है और 157 सीढ़ियाँ इसके अंदर मौजूद हैं। भगवान विष्णु को समर्पित ये जो स्तंभ बनाया गया, मुख्य द्वार पर भगवान विष्णु की मूर्ति भी बनी हुई है। शिल्पी जेता, नापा और पुंजा और पोमा जो हैं इनके द्वारा बनाई गई थी। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में बताया गया कि कवि अत्रि व पुत्र महेश ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में इनकी प्रशंसा व वंशावली के बारे में बताया। ऊपरी भाग पर बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हो गया था, ये इसका भाग जो ऊपर वाला है, ठीक है। महाराणा स्वरूप सिंह ने इसका क्या है वापस जीर्णोदय पुनर्निर्माण करवाया था। तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। 90 लाख इसके ऊपर जो स्टार्टिंग से शुरुआत में रुपए लगे थे। भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश भी कहा जाता है, विष्णु ध्वज के रूप में भी इसको कहा जाता है। इसके बाद में हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर इसे कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ बताया, इन्होंने कहा है कि कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ है। फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना रोम के टार्जन से की है, रोम के टार्जन से की है। राजस्थान की प्रथम इमारत है जिस पर 15 अगस्त 1949 को 1 रुपये का क्या हुआ था, डाक टिकट जारी हुआ था। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान पुलिस, राजस्थान विश्वविद्यालय व जेके सीमेंट का क्या है, ये प्रतीक चिन्ह है, ठीक है। उपेंद्र नाथ जो डेथ इतिहासकार, इन्होंने विष्णु ध्वज कहा है इनको। इनके ही समान एक जैन कीर्ति स्तंभ की भी स्थापना हुई थी, निर्माण किया गया था, यह चित्तौड़ में ही है। 12वीं शताब्दी में जैन व्यापारिक जीजा शाह बघेरवाल ने इसका निर्माण करवाया था। जैनों के पहले तीर्थक आदिनाथ को समर्पित है ये। 7 मंजिल, ऊंचाई 76 फीट और सीढ़ियाँ इसमें 96 हैं। तो ये दोनों ही हमें याद करने योग्य है। और जो कीर्ति स्तंभ है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, जैन कीर्ति स्तंभ। इसके हम जैन कीर्ति स्तंभ
कीर्ति स्तंभ याद करेंगे तो हमें जैन कीर्ति स्तंभ आसानी से याद हो जाएगा, जिसमें 2 या 3 लाइनें हैं, हमें मेन कीर्ति स्तंभ को याद रखना है। श्यामल दास के वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार मेवाड़ के 84 किलों में से 32 किलों का निर्माण क्या करवाया था? कुंभा ने करवाया था। अब हम दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे कि दुर्ग कौन से दुर्गों का निर्माण जो मेन है वो कौन कौन से दुर्गों का निर्माण करवाया था। सबसे पहले कुंभलगढ़ दुर्ग 1443 से 59 के बीच में राजसमंद में बनाया गया था। मेवाड़ की शरण स्थली कहा जाता है इसको। और कुंभा की रानी कुंभल देवी के नाम पर रखा गया था। वास्तुकार कौन थे? मंडन। मंडन के बारे में बहुत सी जानकारी है जो हमें आगे पढ़नी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कटारगढ़ दुर्ग भी इनका निर्माण करता है, जिस कुंभलगढ़ के अंदर है ये। राणा कुंभा का व्यक्तिगत निवास स्थान कहलाता है वो। इसे मेवाड़ की क्या कहते हैं? आंख भी कहते हैं। कुंभलगढ़ प्रशस्ति है जो महेश द्वारा लिखी गई थी 1460 में। इसमें क्या है कि कुंभा को ब्राह्मण बताया कि वो ब्राह्मण वंश के हैं। ठीक है। इसके बाद में अचलगढ़ जो सिरोही दुर्ग है का पुनर्निर्माण करवाया था 1453 में। बसंती दुर्ग, मचान दुर्ग सिरोही में। भोमर दुर्ग भीलों की शक्ति पर नियंत्रण करने के लिए। बेराड़ दुर्ग मेरों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए बदनौर के निकट बेराड़ दुर्ग का निर्माण कराया था। ये 4 ऐसे दुर्ग हैं जो लगातार बनाए थे। इसके बाद में मंदिर है। चित्तौड़ में कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण कराया था। सबसे इंपॉर्टेंट 2 मंदिर हैं, कुंभलगढ़ व अचलगढ़ में कुंभ स्वामी और कुंभ श्याम अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। चित्तौड़ में सिंगार चंवरी का मंदिर बना था। यह जैन मंदिर है जो कुंभा के जैन मंत्री विलोक ने 17वें जैन तीर्थक शांतिनाथ को समर्पित कर यह बनाया था। ठीक है। रणकपुर के जैन मंदिर भी जैन व्यापारिक धनंग शाह ने बनाए थे 1439 में। शिल्पी दीपाक थे। 1444 खंबे हैं, अतः यह मंदिर स्तंभों का वन कहलाता है। राणा कुंभा का साहित्यिक योगदान भी हम पढ़ेंगे। अब कला और साहित्य पढ़े, अब साहित्यिक में देखते हैं इनका योगदान। संगीत राज उन्होंने ग्रंथ लिखा था जिसमें भारतीय संगीत की तीनों विधाओं, नृत्य, वाद्य, गीत, इसमें 5 भाग हैं। पाठ रतन कोश, गीत रतन कोश, वाद्य रतन कोश, नृत्य रतन कोश व रस रतन कोश। वानर पागी नाम से हम शॉर्ट ट्रिक से याद रखते हैं। वा से याद रखेंगे वाद्य, न से नृत्य, रे से राग, पा से हो जाएगा पाठ रतन कोश, गीत से गीत रतन कोश। वानर पागी नाम से हम इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। इसके बाद में संगीत मीमांसा और सूड प्रबंध। कामराज रतिशास्त्र 7 अंग है। संगीत सुधा, हरिवर्तिका, संगीत क्रम, दीपिका, एकलिंग महात्म्य। एकलिंग महात्म्य जो रचनाकार है वो कान्हा व्यास है, जो दरबारी कवि थे कुंभा के। और हम टीका के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जिसमें भाषा बदल जाती है उसे टीका कहते हैं। और इसमें एकलिंग महात्म्य का जो प्रथम भाग था वो राज वर्णन जो कुंभा ने लिखा था, बाकी कान्हा व्यास ने लिखा था। ठीक है। चंडी शतक व संगीत रत्नाकर और गीत गोविंद मूल रूप से जयदेव ने लिखा था, पर टीका लिखी थी किसने लिखी थी? कुंभा ने लिखी थी। चंडी शतक लिखा हुआ किसका है? बाण भट्ट का। संगीत रत्नाकर है वो सारंग देव का लिखा हुआ है। गीत गोविंद है वो जयदेव के द्वारा लिखा है। इन तीनों पर टीकाएं लिखी हैं कुंभा ने। सुधा प्रबंध रसिक पीरिया का पूरा ग्रंथ भी इन्होंने लिखा था। नवीन गीत गोविंद वाद प्रबंध जो है वो भी कुंभा ने लिखा था। इसके बाद में दरबारी जो कवि थे, विद्वान थे, वो उनके बारे में थोड़ी जानकारी। सारंग व्यास कुंभा के संगीत गुरु थे। कान्हा व्यास कवि थे। रमाबाई जो इनकी पुत्री थी, बागेश्वरी संगीत की बहुत बड़ी ज्ञाता थी। कुंभा ने इन्हें जावर परगना जो दिया था। अत्रि महेश भी इनके यहाँ रहते थे। कुंभा की बहन थी जिसे लाला मेवाड़ी भी कहते हैं। अब मंडन के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए आप। मंडन के बारे में देखिए, मंडन बहुत बड़े शिल्पी थे
कुंभा के यहाँ से। उन्होंने बहुत से शास्त्र लिखे थे, ग्रंथ लिखे थे, जिनमें महत्वपूर्ण आपके सामने है रूपमंडन, मूर्तिकला विशेषज्ञ ग्रंथ था, मूर्तिकला के बारे में बताया गया था, प्रसाद मंडन, महलों का निर्माण किस प्रकार हो, दुर्गों का निर्माण किस प्रकार हो, वो बताया गया था उसके बारे में। राजवल्लभ, आवासीय जो ग्रह है, जैसे नगर है, जैसे जो घरों का निर्माण है वो किस प्रकार हो सकता है, वो राजवल्लभ में बताया था। देव मूर्ति प्रकरण, मूर्ति निर्माण की स्थापना व उनसे होने वाले उपकरण। मूर्ति निर्माण का जैसे हमने पहले देख लिया मूर्ति कला, लेकिन मूर्ति कला व स्थापना, उसकी स्थापना किस प्रकार हो, प्रयुक्त होने वाले जो उपकरण हैं वो देव मूर्ति प्रकरण में बता दिया उन्होंने। एक वो इसके बाद में शाकून मंडन, शकुन अपशकुन के बारे में बताया गया था। कोदंड में धनुर्विद्या, वेद मंडन में बीमारियों के बारे में बताया गया था। वास्तु वास्तु मंडन और वास्तुशास्त्र, इन तीनों में वास्तुशास्त्र के बारे में बताया गया था। इनका एक भाई था वास्तु मंजरी, जो नाथा, जो क्या है, जिसे नाथा भी कहते थे, ये मंडन का क्या था, भाई था। अब देखिए थोड़ी सी इम्पोर्टेंट एक जानकारी मैं आपको दे देता हूँ कि समुद्रगुप्त वीणा वाद्य में निपुण थे, तो ये भी वीणा वाद्य में निपुण थे। और इसके बाद में हीरावन मुनि को कुंभा अपना गुरु मानते थे, और कुंभा ने इन्होंने इसको कविराज की उपाधि भी प्रदान की थी। और गोविंद जो थे मंडन का जो पुत्र था, उन्होंने भी 3-4 जो थे ग्रंथ लिखे थे, जिनमें उदार धोरणी, द्वार दीपिका, कला निधि, सार समुच्चय नामक ग्रंथ लिखे थे। ठीक है। इसके बाद में बिक्रम चंद्र चित्रकार थे, जिन्होंने एक चित्र बनाया था रसिक अष्टक चित्र। और कवि मेहा ने तीर्थमाला 120 तीर्थों का इन्होंने इसके अंदर क्या किया था, वर्णन किया था। जैन विद्वान भी थे कुंभा के यहाँ महल में, जिनमें 9 जैन विद्वान थे। सोम सुंदर, मणि सुंदर, भुवन सुंदर सूरी, सुंदर गणी, माणिक्य, टिल्ला भट्ट, सोमदेव, जयचंद्र सूरी, ये जैन विद्वान थे। अब राणा जो कुंभा थे, उन्होंने बहुत सी उपाधियां भी धारण की थी। अभिनव भट्टाचार्य, संगीत में ज्ञान के कारण इनको अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता था। हिंदू सुल्तान मुस्लिमों के शासकों द्वारा दी गई थी कि खतरनाक इंसान थे, एक ऐसे हिंदू जो महान शासकों में गिने जाते थे। ठीक है। वीणा वादन प्रवीणैन, जिसे वीणा में निपुण, समुद्रगुप्त भी वीणा में निपुण थे। राजगुरु, राजनीति में ज्ञान व दक्ष के कारण मरने की रणनीति से दूर थे। मतलब आज जो उस समय के जो राजा थे वो कहते थे या तो मरेंगे या मारेंगे, ये इस नीति पर काम नहीं करते थे। ये कहते थे कि मरना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, जीतना तो है ही लेकिन मरना नहीं है, जीतना ही जीतना है। ठीक है। दान गुरु के जो उपाधि थी वो भी धारण की थी इन्होंने। हाल गुरु, पहाड़ी दुर्गों का स्वामी। साप गुरु, नरपति, अश्वपति, गजपति, विशाल सेना के स्वामी को कहा जाता है। ये उपाधियां प्रदान की थी, प्राप्त की थी, माफ कीजिएगा। महाराजा धीराज, राव राय, रणि राय, चाप गुरु, राय रायन, राणो रासो साहित्यकारों का आश्रयदाता भी कहा जाता था। स्वयं को परम भागवत कहते थे, और आदि वराह की उपाधि भी इन्होंने क्या की थी, धारण की थी। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में कुंभा को धर्म व पवित्रता का अवतार बताया गया है। दानी राजा भोज व कर्ण के समान या उससे क्या बढ़कर बताया गया है कि महान थे। कीर्ति सम प्रशस्ति में नदेश, तारकेश्वर और संग्राम विषम्बरो भी कहा गया। ये सभी क्या है, उपाधि है किसकी, कुंभा की, जो हमें याद रखनी है।
इसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है अब यहाँ पे कि कुंभा जीवन के अंतिम दिनों में उन्मादी रोग मतलब मानसिक रोग से ग्रसित हो गया था। 1468 में कुंभलगढ़ महादेव कुंड के पास कुंभा के बड़े पुत्र उद्दा या उदयकरण या उदय सिंह ने कुंभा की हत्या कर दी थी। एकमात्र पितर हंता जो है पितर की हत्या करने वाला, पिता की हत्या करने वाला पुत्र उदय सिंह को ही कहा जाता है। इसके बाद में इम्पोर्टेंट चीज़ है, राणा कुंभा नागौर के फिरोज शाह की मृत्यु होने पर राणा कुंभा नागौर के फिरोज शाह की मृत्यु होने पर उसके पुत्र शम्स खां को मुजाहिद खां के खिलाफ सहायता करता है। शम्स खां की क्या करता है? सहायता करता है। लेकिन शम्स खां शासक बनते ही बदल जाता है और कुंभा के विरुद्ध ही बगावत करता है, तो कुंभा उसे भी क्या कर देता है? पराजित कर देता है। अब थोड़ी सी इम्पोर्टेंट चीज़ है, पहली बार मैंने इसमें ऐड की है ये चीज़ कि उदा बाप ने मारजे लिख्यो लाभे राज 10 बसायो राइमल सरियो न एको काज। मतलब ऐसा राजा जो अपने पितर को भी मार दिया, मतलब अपने पिता को भी मार दिया और अपने राज के लिए कि मैं अपना राज खुद लिखूंगा, और वो खुद भी इतना शासक महान शासक नहीं बन पाया और उसके राजाओं ने धीरे धीरे उसका पक्ष करना बंद कर दिया। उदा ने अपने पिता की हत्या कर शासक बनता है, लेकिन पितृहंता होने के कारण मेवाड़ के सरदार उसे पसंद नहीं करते। सिर्फ 5 साल तक ही शासन कर पाया। उसके छोटे भाई रायमल ने इसे दाड़ीम, जावी और पानगढ़, चित्तौड़ के युद्धों में पराजित किया और बिजली गिरने से उदा की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो मित्रों, ये था महाराणा कुंभा तक। हमने सिसोदिया वंश से स्टार्ट किया था और आज के लिए बस इतना ही। थोड़ा ज़्यादा लंबा वीडियो आज बन चुका है, लगभग 42 मिनट का। तो अगले पार्ट में देखेंगे, 5वें पार्ट में हम रायमल से शुरू करेंगे। राणा रायमल के बाद में महान शासक आने वाले बाकी हैं अभी, महाराणा सांगा, जिसके हम युद्धों की चुनौतियाँ सब कुछ जो मतलब पूर्णतः एक राजपुताना को एक कर देते हैं, और एकमात्र ऐसा राजा सरहदी तंवर जो उनको धोखा देता है। और इसके बाद में उदय सिंह सेकंड, और बहुत से ऐसे राजा हैं जो महान थे। इसके बाद में हम मिलते हैं आपको, तब तक के लिए धन्यवाद और देखते रहिए जीके विद प्रतीक BFL क्लासेस।